हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है कुमार सोनू एकेडमी 23 के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा सामाजिक अध्ययन में अब तक जितने भी अलग अलग प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं उनके एनसीईआरटी आधारित प्रश्न करवाने जा रहे हैं, जो कि सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, या फिर इसको मत्स्य क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा है, जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, ये रहा हमारा पृथ्वी, मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। ये रहा हमारा इक्वेटर लाइन, इसको इक्वेटर कहते हैं, यानी विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। दो प्रकार की जलधाराएं होती है। पहला होता है गर्म जलधाराएं। गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ चलती है, यानी इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाती है। जैसे देखिए, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से ध्रुव की ओर, ये रहा हमारा ध्रुव, ध्रुव की ओर चलती है। और जस्ट इसके अपोजिट ठंडी जलधाराएं ध्रुव क्षेत्र से, ये रहा हमारा ध्रुव क्षेत्र, ध्रुव क्षेत्र से इक्वेटर की ओर चलती है। इसको हम ठंडी जलधाराएं कहते हैं। ठंडी जलधाराएं ध्रुव से इक्वेटर की ओर, मतलब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है, इसको हम ठंडी जलधाराएं कहते हैं। तो वही कहा गया है प्रश्न में, जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है, यानी जिस स्थान पर ठंडा और गर्म जलधाराएं का मिलन होता है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। और दूसरा कहा गया है, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है उस स्थान पर नाव चलाना भी मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन। इसमें डायरेक्टली आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को सिक्कों पर दिखाया गया है या फिर दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीणा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल एक संसाधन के संबंध में कथन ए, बी व सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है, केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भी आंसर सही है। तीसरा है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सके या फिर उसको पुनः उपयोग में लाया जा सके, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए, बी व सी सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 4 बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी फ्रेंड्स फैक्चुअल क्वेश्चन है। भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका का पुरा स्थल जो है सो भारत में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लगाएं। सबसे पहले इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, उसके बाद वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था, और उसके बाद बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, और फिर मौर्य साम्राज्य का उत्थान हुआ है। तो वही बोला गया है इसमें कि अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, यानी जो सबसे पहले हुआ है उसको लास्ट में लेके चलना है। जैसे ऋग्वेद की रचना ऑप्शन नंबर डी में ही, यानी ऑप्शन नंबर 4 में ही ऐसा दिया हुआ है सिर्फ कि ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुआ है, तो ये हो जाएगा सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। इसमें कहा गया है फ्रेंड्स, अभिकथन ए में 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए, और इसका कारण है अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। देखिए फ्रेंड्स, अंबेडकर ने 3 प्रकार के आंदोलन चलाए थे, ये तो कथन बिल्कुल सही है। और फिर इसका जो कारण है, अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना, ये इसका कारण नहीं था, बल्कि अंबेडकर ने 3 प्रकार के आंदोलन चलाए। जैसे महार सत्याग्रह 1928 में उन्होंने चलाया था, दूसरा चलाया था नासिक सत्याग्रह 1930 में, और उसके बाद फिर येवला की गर्जना 1935 में आंदोलन किया था उन्होंने। 1927 से 1935 के बीच ये सब आंदोलन चलाए थे। ये बिल्कुल कथन इनका सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ए सही लेकिन आर गलत, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित और दर्ज रिकॉर्ड करने का अवसर प्रदान करती है? इसमें कह रहा है कि बच्चा जो है जो स्वयं से लर्न और फिर इवोल्यूशन करने का अवसर प्रदान कर सकता है, ये किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा अधिगम की तरह आकलन, या फिर असेसमेंट। इसमें होगा असेसमेंट एज लर्निंग, यानी अधिगम की तरह आकलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। बच्चा जिसमें स्वयं से कुछ सीख सके, लर्न कर सके, और फिर उसको इवेल्युएट भी कर सके, इसका अवसर उसको अधिगम की तरह आकलन में अवसर प्रदान करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पेडागोजी का प्रश्न है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कक्षा में विविधता एवं समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्ति अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनाओं को समझे हैं या फिर नहीं। आप आकलन के तौर पर क्या करेंगे? इनका कहना है कि आप कक्षा में जो भी विविधता के बारे में पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो आप छात्र से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। तो ये फिर रचनात्मक आकलन में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रचनात्मक आकलन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया, यानी एक एक्ट आया था हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसमें कहा गया था कि माता पिता के संपत्ति में पुत्र एवं पुत्रियों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। इसमें बहनों का बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, ये भी लिखा हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन है माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना, पहला सही है। दूसरा इसमें लिखा है पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार, ये गलत है। इसलिए इस एक्ट में कहा गया था कि माता पिता की संपत्ति में बेटा और बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, और इसके बाद इसमें ये नहीं कहा गया था कि उसकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही और बी गलत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांव में जमीन या फिर भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? यानी गांव में जो जमीन या फिर भूमि को नापता है उसका रिकॉर्ड रखने का काम मुंशी या फिर ये इनको कहा जाता है पटवारी, लेखपाल या फिर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी, या फिर इसको कानूनगो भी कहा जाता है या फिर इसको लेखपाल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पटवारी या फिर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित एक विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग हैं। इसमें बोला गया है कि कौन सबसे उपयुक्त क्रम में होगा, यानी सबसे पहले कौन सा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले होगा शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले होगा, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसका फिर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है तथा आंकड़ों के स्रोत इकट्ठे किए जाते हैं। और फिर तीसरा होगा विश्लेषण, यानी फिर चर्चा की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। और फिर चौथा होगा सारांश या निष्कर्ष। और फिर पांचवा होगा सुझाव परियोजना रिपोर्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ई होगा सबसे लास्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले सी, फिर डी, ए, बी तथा ई। यही क्रम सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार यानी विभिन्न तरीके से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह चिन्ह है, मतलब विभिन्न प्रकार से सोचना या फिर डाइवर्सिटी इन यूनिटी। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यानी विविधता में एकता। विभिन्न प्रकार से लोग जो सोचते हैं या फिर जो समाज में वर्क करते हैं उसी को कहा गया है कि विभिन्न समुदाय के लोग विभिन्न प्रकार से यानी विभिन्न तरीके से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, उसको विविधता का यानी डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, समाज में रहना चाहिए विविधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विविधता में एकता पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक पुस्तक है विविधता में एकता, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप लोग फ्रेंड्स जाके पढ़ें उसको, विविधता में एकता यानी डाइवर्सिटी इन यूनिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विविधता का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथन ए तथा बी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है।
बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृथ्वी का खिंचाव सौर मंडल को नहीं बांधे रखता है, ठीक है। और फिर दूसरा है, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर तथा चट्टानों से बने हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाह्य ग्रह गैस से बने होते हैं और इंटरनल यानी अंदर वाले ग्रह चट्टान से बने होते हैं। इसलिए इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए तथा बी दोनों गलत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन तो बहुत हल्का है, सब लोग जानते होंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है किसका है? यानी मनरेगा का जो वर्क होता है, वही पूछ रहा है कि इसको पहचाने, इनका अवसर को पहचाने और उत्पन्न करने का दायित्व किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत का, क्योंकि ग्राम पंचायत में ही मनरेगा का वर्क होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्राम पंचायत का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये तो फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें थ्योरी बताने का ज़रूरत नहीं है, और थ्योरी के लिए हम स्पेशल एक अलग से क्लास लाएंगे, ठीक है। तो इसका सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घासीदास ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है, वह क्या कहलाता है? यानी जल के दो बड़े भूभागों को या फिर समुद्रों या महासागरों को जोड़ने को जल संधि कहते हैं। उसी प्रकार एक स्थल संधि भी होता है, जो दो बड़े भागों को स्थल के रूप में जोड़ता है, उसको स्थल संधि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संधि, क्योंकि ये जल के दो बड़े भागों को यानी समुद्री महासागरों को जोड़ता है, इसलिए इसको जल संधि कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जल संधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है? इसमें पूछ रहा है कि पंचायती राज से कौन सा संबंधित है। तो ये तो बहुत ही हल्का सा सवाल है फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते होंगे कि ग्राम सभा पंचायत में आते हैं। दूसरा है फिर पंचायत समिति, लगभग पंचायत के रूप में आती है। और तीसरा है जिला परिषद। ठीक, विधानसभा जो है सो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहां पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है। दूसरा है, महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं। तीसरा है, महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। चौथा है, महिलाओं के पास पुरुषों की तरह के कपड़े पहनने का विकल्प होता है। तो पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि जहाँ पर महिलाओं को नीचा समझा जाता है और पुरुषों को शीर्ष पर यानी ऊंचा समझा जाता है। हैसियत के क्रम में पुरुषों को शीर्ष पर और महिलाओं को तल पर समझा जाता है। यही है पितृसत्तात्मक समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक कक्षा में आदिवासियों और दलितों के हँसाई होने की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न में से किन शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए? अध्यापक के कक्षा में आदिवासी के बारे में चर्चा करने के लिए
बोला जाता है, तो इसमें जो है सो कौन कौन से उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? पहला है डेटा आंकड़े इकट्ठा करना, दूसरा है कविताएं, या फिर तीसरा है कहानियां और घटना वर्णन, और फिर चौथा है केस स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, किसी मतलब आदिवासी और उसके बारे में जानने के लिए कविताएं भी ज़रूरी है, केस स्टडी भी ज़रूरी है, और उसके बाद जो है सो डेटा भी इकट्ठा करना, और फिर कहानी के माध्यम से तो और अच्छे से समझा जाता है आदिवासियों और दलितों के बारे में क्या क्या हुआ उनके साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है इसका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचानें। पहला ऑप्शन है वे गैसों द्वारा बने हुए हैं, दूसरा है उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, तीसरा है वे बड़े और गर्म होते हैं। तो तारा ही एक ऐसा चीज है जिसमें जो है सो गैस द्वारा बना होता है और उसका अपना रोशनी और गर्मी भी होते हैं। और फिर तारे जमीन पर से दिखाई देते हैं छोटे, बल्कि वो छोटे हैं नहीं, वो बहुत ही बड़े और गर्म होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तारे। उनकी अपनी रोशनी होती है और उनकी अपनी हीट होती है, तो इसलिए 20 का आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर 2, तारे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रख्यात महाकाव्य शिल्पादिकारम या फिर शिल्पादिकारम के विषय में सही है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीटेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यह इलांगो द्वारा रचित है, दूसरा यह तमिल भाषा में रचित है, इसमें कोवलर और माधवी की बेटी की कहानी है, फिर चौथा है उसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई है। तो यह सीटेट के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सीटेट के दृष्टिकोण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी, क्योंकि शिल्पादिकारम इलांगो द्वारा रचित था और दूसरा यह तमिल भाषा में रचित था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था? तो ये भी फ्रेंड्स फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हम बताते चलेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके सीटेट के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतनामी आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे कथन पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला कथन है पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी है। कारण में लिखा गया है पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। बिल्कुल सही है फ्रेंड, दोनों कथन सही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है सो व्याख्या सही नहीं कर रहा है इसमें। पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कथन ए और आर सही है, लेकिन ए और आर की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन है, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित या फिर अपक्षयित चट्टानों से होता है। कथन है दूसरा, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं। कथन बी गलत है, क्योंकि स्थल रूप भी मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मिट्टी बनने के लिए क्लाइमेट का होना ज़रूरी है, टाइम का होना ज़रूरी है, और फिर वहाँ पे जो जितने भी जैविक पदार्थ, खनिज पृथ्वी पर पाई जाती है, उन्हीं सब से मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए सही है, लेकिन बी गलत है, क्योंकि स्थल रूप भी मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए सही है, बी गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है? ऑप्शन नंबर 1 है वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, वस्तुओं का एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक देना, वस्तुओं का उपभोग कम करना, वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाना। तो आप लोग फ्रेंड्स पढ़े होंगे 3R, वही पूछ रहा है इसमें कौन सा सही साधन है। तो सीधी सी बात है कि वस्तुओं का पुनः उपयोग करना चाहिए, वस्तुओं का उपभोग कम करना चाहिए, और फिर वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाना चाहिए, यानी फिर से हम उसको यूज कर सकें, ना कि ये कि एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक दें। तो ऑप्शन नंबर इसका बी यानी 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वस्तुओं का एक बार उपयोग करके उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, वस्तुओं का फिर से उपयोग में लाना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, सी और डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही और गलत बताएं। राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्र में मुख्यमंत्री, मतलब राज्य में, राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री ही सम्मिलित, यानी मंत्रिमंडल में सिर्फ मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री ही सम्मिलित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा है, विधानसभा में विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायक दोनों से बनी संगठित हो। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संसद सदस्य लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि होता है। नहीं, ये सी नंबर बिल्कुल गलत है, क्योंकि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संसद सदस्य लोगों द्वारा चयनित नहीं होते हैं, बल्कि जनता द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विधानसभा में विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायक दोनों से बनी संगठित होती है। बिल्कुल सही है। सी को छोड़ करके ए और बी बिल्कुल सही है, क्योंकि विधानसभा में विपक्षी दल नहीं होंगे, तो फिर सत्ताधारी के दल के जो विधायक होंगे वो अपने मर्जी से अपने राज्य में अपनी नीतियों को लागू करेंगे, और विपक्ष दल के रहने से सत्ताधारी दल के जो विधायक रहते हैं वो फिर उनसे भी कुछ राय लेकर के ही काम करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है सो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि संसद सदस्य लोगों द्वारा नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीटेड एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन है। पेडागोजी। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के बचे हुए कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा करके उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत करने को कहती है। वह अपनी कक्षा में शिक्षण की कौन सी विधि का अनुप्रयोग कर रही है? तो इसमें सीधी सी बात है कि एक विद्यार्थी सूती या फिर रेशमी या फिर कृत्रिम रेशे वाली ऊनी कपड़े को वर्गीकृत यानी क्लासिफिकेशन कर रही है। क्लासिफिकेशन करने को कहते हैं एक शिक्षिका अपने स्टूडेंट को। तो ये फिर इसका सीधा सा राइट आंसर है कि वो विद्यार्थी वो एक्टिविटी यानी गतिविधि कर रही है, क्योंकि वो रेशमी कपड़े या फिर कृत्रिम रेशे वाले या फिर सूती वस्त्र का क्लासिफिकेशन कर रही है। तो इसलिए इसको
गतिविधि कहेंगे या फिर एक्टिविटी कहेंगे। तो इसलिए बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही होगा, गतिविधि।